नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। दोस्तों आज संडे है और आज आपके सामने मैं आया हूं संडे स्पेशल लेकर के। मतलब आपने जो भी मुझे एक हफ्ते में डाउट पूछे हैं, जो भी सवाल किए हैं, उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए सारे सवालों के आंसर लेके आपके सामने आया हूँ। आपके सवाल का आंसर देने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरूर दबा दें, क्योंकि मेरे चैनल में आपको इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मिलते रहते हैं। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और हाँ, यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे फटाफट आप कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट संडे को रात को 8 बजे फिर से आपके सामने आऊँगा आपके सारे सवालों के जवाब के साथ। सबसे पहला सवाल डॉक्टर जेके पांडे जी का है। उन्होंने पूछा है, व्हाट इज ए बाइपोलर डिसऑर्डर इन मेंटल प्रॉब्लम, इफ इट इज पॉसिबल प्लीज एक्सप्लेन। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा डाउट बताना चाहूँगा जो मैक्सिमम लोगों के मन में होता है। यदि कोई ऐसा पर्सन है जिसका मूड थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए खराब हो जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए अच्छा हो जाता है, फिर खराब होता है, ऐसा चलता रहता है उसके लाइफ में, तो वो ये समझता है कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर से हम नहीं करते। देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें सामान्यतः पेशेंट को 2 फेजेस पे अपना जीवन जीना पड़ता है। मतलब इस दौरान उसके जीवन में 2 फेजेस होते हैं। जैसे उनमें से एक जो पहला फेज होता है जिसको हम मीनिया फेज बोलते हैं और दूसरा होता है डिप्रेशन फेज। अब ये क्या फेज होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, चलिए एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। जब पेशेंट मीनिया फेज में होता है तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी हाइपर एक्टिविटी शो करता है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कभी कभी उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन छूटता है, उसके मन में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, उसके मन में बहुत तरह के विचार आते रहते हैं, उसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, इवन वो कभी थकता ही नहीं है। और तो और यदि वो व्यक्ति मान लीजिए कम सोता भी है तब भी उसको बिल्कुल फ्रेशनेस महसूस होती है। वो 2 घंटे सो करके भी 24 घंटे में, ध्यान रखिए 24 घंटे में केवल 2 घंटे सोकर भी उसकी नींद पूरी हो जाती है, वो काफ़ी अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स यदि किसी व्यक्ति में 1 हफ्ते से ज़्यादा समय से और लगातार बने हुए हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो मैनिया फेज में है। जब व्यक्ति डिप्रेशन फेज में आता है तो उसको डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे मन उदास रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नींद सही ढंग से नहीं आना जैसे लक्षण उसको समझ में आते हैं। डिप्रेशन के बारे में डिटेल में जानकारी लेना है तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे वीडियो सेक्शन में, उसमें 2 वीडियोस में डिप्रेशन के बारे में है, उनको जरूर देखिए। तो डिप्रेशन के बारे में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति इन्हीं दोनों अवस्थाओं में, मैनिया से डिप्रेशन, डिप्रेशन से मैनिया, मैनिया से डिप्रेशन, आपस में उसका जीवन चलता रहता है। मतलब जब व्यक्ति मैनिया फेज में होगा कुछ दिन बाद उसको डिप्रेशन में आ जाएगा, फिर मैनिया में, फिर डिप्रेशन में, इन्हीं दोनों चीज़ों के बीच में उसका जीवन चलता रहता है। ये वास्तव में बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। ध्यान रखिए, ये एक मेंटल इलनेस होती है और इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है। थोड़ा लंबे समय तक जरूर चलता है लेकिन इसका ट्रीटमेंट है। इसलिए यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उसको जरूर साइकियाट्रिस्ट से मिलवाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। दूसरा क्वेश्चन है भानु त्रिपाठी जी का है। क्वेश्चन है कि आज का आम आदमी गैस का शिकार होता जा रहा है, गैस बनने के कारण क्या है, कृपया निदान और उपचार बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। आज के परिवेश में मैं समझता हूँ इसके हम स्वयं उत्तरदायी हैं। कारण हमारा जीवन जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल बदल चुका है, हमारे लाइफ से जो मेहनत है बिल्कुल हट चुकी है, हमारा खान पान बदल चुका है। तो जाहिर सी बात है इस सब का परिणाम ही एसिडिटी होती है। एसिडिटी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरे YouTube चैनल पे आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, आपको 2 वीडियोस में मिल जाएंगे जिसमें मैंने एसिडिटी के बारे में कंप्लीट इलाज, कंप्लीट लक्षण कैसे होता है, हर चीज मैंने बताया। यहाँ तक कि मैंने होम रेमेडीज के बारे में बताया है, आप उनको जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनपाल सिंह यादव का। इनका क्वेश्चन है कि मैं 2 बार ब्रश करती हूँ गर्म पानी के साथ, फिर भी दांत में कीड़े लग जाते हैं, इसकी वजह क्या है, प्लीज बताइए सर, मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी बात तो आपको थैंक यू देना चाहूँगा कि आप 2 बार ब्रश करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस आदत को आप बना के रखिएगा। देखिए, जब आप 2 बार ब्रश करते हैं तो जो आपके दांत अच्छे होते हैं वो दांत ठीक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उसमें कीड़े लगने की संभावना नहीं होती। लेकिन जिन दांतों में आपके पहले से ही कीड़े लग चुके हैं, चाहे आप वो 2 बार ब्रश करिए चाहे 3 बार ब्रश करिए, वो ब्रश करने से कभी भी नहीं ठीक होगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए कि डॉक्टर से मिल करके अपने दांतों में फिलिंग करवाइए, मतलब मसाला भरवा लीजिए। इससे होगा ये
कि जो कीड़े जहाँ पे हैं उसको निकाल करके उसमें मसाला भर देंगे तो ये आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी, ये आगे नहीं बढ़ेगी, आपकी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा ब्रश करने की जो आदत है आपकी 2 बार जरूर बना के रखिए, लेकिन ध्यान रखिए ब्रश करने का भी एक तरीका होता है। सही ढंग से ब्रश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको नहीं आता है तो इसके बारे में मेरे 3 वीडियो है, मेरे चैनल पे आप जाइए वीडियो सेक्शन में, उसमें आपको 3 वीडियो मिल जाएंगे कि किस प्रकार से हमें ब्रश करना है। मैंने मॉडल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, उन वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अपने डाइट में आप विटामिन सी और कैल्शियम वाली चीज़ें जरूर शामिल करिए, इससे भी आपके मसूड़े और दांत हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फहाद भूसरा का। इनका क्वेश्चन है कि सर मैंने री-रूट कैनाल करवाया था, उसके 8 दिन बाद पस पड़ गई है और उसी दाढ़ में गले में स्वेलिंग हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने री-आरसीटी करवाया है और री-आरसीटी करवाने के बाद यदि 8 दिन के अंदर उसमें पस बन जाती है, इसका मतलब 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि जो कैनाल है दांतों की वो सही ढंग से साफ नहीं हुई है, इन्फेक्शन खत्म नहीं हो पाया है, उसके पहले फिलिंग करवा दी है, या पूरी तरह से इन्फेक्शन ही नहीं खत्म हो पाया है और उसमें फिलिंग कर दी गई है। आप अपने डॉक्टर से एक बार मिलिए और यदि पॉसिबल हो तो फिर से उसको एक बार साफ करवाइए, मतलब री-आरसीटी फिर से करवाइए यदि पॉसिबल हो तो। और री-आरसीटी करवाएंगे, जब तक स्वेलिंग नहीं जाती है तब तक उसमें आप फिलिंग मत करवाइए। यदि स्वेलिंग चली जाती है, दर्द ठीक हो जाता है तो उसमें आप फिलिंग करवाइए परमानेंट और उसमें कैपिंग करवा लीजिए। एक तो तरीका ये हो सकता है, लेकिन यदि उस दांत में अब री-आरसीटी संभव नहीं है और दर्द और पेन बना रहता है, सूजन बनी रहती है, तो फिर ऐसे दांत को फिर निकलवाना मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुबीना नाथ जी का। नमस्ते सर जी। हाय नमस्ते, कैसे हैं आप? मुझे 2 साल से किडनी स्टोन है, पहले 6 mm की थी, अब 4 mm की है। मैं एलोपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ, लेकिन पूरी तरह से स्टोन नहीं गया है। प्लीज़ हेल्प मी सर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि आप एलोपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दोनों ले रही हैं, अच्छी बात है। होता यह है, देखिए पहले आपका जो स्टोन था वो 6 mm था, अब 4 mm हो गया, मतलब कहीं ना कहीं आपको मेडिसिन का फ़र्क तो पड़ा है। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप कंटिन्यूसली मेडिसिन को चालू रखिए, इसको स्टॉप मत करिए और अपनी जांच जरूर करवाते रहिए। यदि आपकी जो साइज़ है पथरी की वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, मतलब ठीक है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा मेडिसिन से। लेकिन यदि वो साइज़ अब कम नहीं हो पा रही है तो फिर इस चीज़ का केवल एक ही इलाज बचता है, वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट, मतलब सर्जरी के द्वारा उसे हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरोन नोइक जी का। सर मेरे टीथ के पास मसूड़े फूल गए हैं, बट ये पेन नहीं करते और उनसे कुछ निकलता भी नहीं है। तो आपने ये नहीं बताया है कि एक दांत के ऊपर की समस्या है कि लगभग सारे दांतों के ऊपर जो मसूड़े हैं उनमें ये समस्या है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इसके 2-3 बेसिक कारण होते हैं। पहला कि आपको जिंजिवाइटिस की शुरुआत हो चुकी है, मसूड़ों में सूजन की जो समस्या होती है उसकी शुरुआत हो चुकी है, या यदि 1-2 दांत के ऊपर होगा तो हो सकता है ट्रॉमा हो गया हो आपको, जैसे अपन टूथ ब्रश करते हैं तो चोट लग जाती है, इसके कारण भी सूजन आ जाता है। फिर भी एक बार आप डॉक्टर से मिलें और अपना प्रॉपर चेक करवाएं। यदि जिंजिवाइटिस है तो शुरुआती अवस्था में उसका इलाज करवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, आगे समस्या आपकी नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज मिश्रा जी का। इनका क्वेश्चन है इन विच पैथी इज हैव अ बेटर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। मतलब ये है इनका क्वेश्चन कि किस पैथी में ऑस्टियोआर्थराइटिस का बेहतर ट्रीटमेंट है। देखिए मैं आपको किस पैथी में इसका बेहतर ट्रीटमेंट है ये बताने के पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में 1-2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा होता क्या है कि हमें दर्द होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। देखिए अभी आपको एक पिक दिख रहा होगा, इसमें एक नॉर्मल जॉइंट्स को मैंने दिखाने की कोशिश की है। इसमें आप देख 2 हड्डियों के जॉइंट्स के बीच में एक आपको कार्टिलेज का एक पैड दिख रहा होगा जो कुशन का काम करता है। साथ में इसमें क्या होता है, जॉइंट्स के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये दोनों चीज़ें कुशन का काम करती हैं, स्नेहक का काम करती है। जब जॉइंट्स हमारी आपस में ऐसे घूमती है, मूवमेंट होता है उसमें, तो उसमें क्या होता है, दोनों के बीच में एक गैप बनती है और इसी गैप में एक कुशन और लिक्विड भरे रहते हैं, जिससे डायरेक्टली जॉइंट्स, डायरेक्टली बोन जो होती हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती हैं और हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। अब आप दूसरे पिक में देखिए, इसमें मैंने दिखाया है एक ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट की कंडीशन को। इसमें देखिए जो कार्टिलेज थी और जो लिक्विड था वो पूरी तरह से सूख चुका है, हट चुका है, जिसके कारण से दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं और यही उसका दर्द का मेन कारण होता है। इसको यदि हम आयुर्वेद में ले जाना चाहें तो इसको हम लोग हिंदी में आयुर्वेद में संधिवात कहते हैं। संधि का मतलब होता है 2 चीज़ों का, ज्वाइंट्स, और वात का मतलब होता है हवा। हवा की एक खास प्रॉपर्टी होती है
कि जहाँ जहाँ प्रवेश करेगा वहाँ का जो माहौल होता है उसको सुखा देगा। तो जब ये हड्डियों के जॉइंट्स के बीच में प्रवेश करता है तो जो वहाँ का लिक्विड होता है, जो कुशन होता है, जो कार्टिलेज बनी होती है, उसको सुखा देता है, जिसके कारण से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आते हैं और हमें पेन होता है। अब आपके क्वेश्चन पे आता हूँ पैथी के बारे में। देखिए, यदि आपको तुरंत आराम की जरूरत होती है तो फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए। इसमें आपको एनाल्जेसिक दिया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट दिया जाता है, विटामिन डी दी जाती है और साथ में कुछ स्टेरॉइड ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा आपको कुछ स्प्रे वगैरह तेल दिया जाता है मसाज करने के लिए, जो कि सामान्य रूप से पेन किलर होते हैं। यदि हम एलोपैथ की छोड़ करके अच्छा, कुछ सीरियस कंडीशन में नी रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट की भी कंडीशन बनती है। यदि हम आयुर्वेद में जाते हैं तो जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा कि व्यक्ति से हम चर्चा करते तो बोलते हैं फला पाउडर ले आओ, ये चूर्ण लेके आओ और इसको खाओ और ये मसाज करो, इससे ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लेना है। आपको यदि आयुर्वेद में जाना है तो किसी अनुभवी चिकित्सक के पास जाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा, यदि आप इनको फॉलो करेंगे, इनको अपनाएंगे अपने जीवन में, तो मेरी गारंटी है आपको बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। सबसे पहली बात ये कि आप फ्रिज में रखी हुई कोई भी वस्तु खाना पीना बंद कर दें। मतलब फ्रिज का पानी हो गया या मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि ठंडी वस्तुओं को खाना बंद कर दें। इसके अलावा आप गुनगुने पानी का ही सेवन करें। ध्यान रखिए, मैंने गर्म पानी नहीं बोला है, गुनगुना पानी बोला है। गर्म पानी गुनगुने पानी में अंतर होता है। यदि आप गर्म पानी लगातार पिएंगे तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। गुनगुना पानी आपको पीना है, ज़्यादा मात्रा में पीना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि तिल का तेल लीजिए और इसके अपने पूरे शरीर के, अपने जॉइंट्स की मसाज करिए। इसके अलावा आपको रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, फिजियोथेरेपी भी आपको करवानी चाहिए। आपको अपने खान पान में परिवर्तन करना चाहिए। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो गरिष्ठ हो, ज़्यादा देर से पचे या जिसको खाने से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए। आप हल्दी और दूध, रात में गुनगुने दूध में हल्दी मिलाकर के सेवन कर सकते हैं। आप अपने डाइट में किसी भी रूप में अदरक का सेवन करें, साथ में विटामिन सी जरूर लें। इस प्रकार से आप यदि परिवर्तन लाएंगे अपने डाइट्स में तो आपको 100% रिलीफ होना। एक मैं आपको और इलाज बताना चाहूँगा, आप गर्म पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर के सारे जॉइंट्स की मसाज करिए और उसके तुरंत बाद आप ठंडे बर्फ से उसकी मसाज करिए। अल्टरनेट ऐसे करते रहेंगे तो आपको दर्द में बिल्कुल जादू जैसा असर होगा और आपको तुरंत आराम मिलेगा। ये एक दिन में आप 3 बार 4 बार बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इन उपायों को अपनाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कितना रिलीफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचूलाल वर्मा जी का। इनका क्वेश्चन है कि क्या प्रेगनेंसी में टीथ पेन का इलाज करा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इलाज करवाने के पहले 3-4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये है कि प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। पहले से लेकर के और तीसरे महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, चौथे से लेकर के 6वें महीने को सेकेंड ट्राइमेस्टर और 7वें से लेकर के 9वें महीने को थर्ड ट्राइमेस्टर। इसमें से जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है ये सबसे सेफ होता है, इसमें आप किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी के रूप में आप पहले और बाद में भी करवा सकते हैं, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी करवा सकते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी करवा सकते हैं। बस आपको करना ये है कि इस पीरियड में आप जिस गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते हो उनका एक बार कंसल्टेशन जरूर ले लें। उनको बता दें कि ये ट्रीटमेंट करवाना है, डॉक्टर ये मेडिसिन देंगे तो मैं क्या करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। एक बार उनकी राय जरूर ले लें, उसके बाद आप ट्रीटमेंट बिल्कुल करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित मैमग्योन का। सर, मेरे दांत के ऊपर एक छोटा सा दाना हो गया है और वो काला पड़ रहा है, क्या करें। देखिए, दांत के ऊपर काला पनाना, दाना हो जाना मतलब ये है कि आपको डेंटल कैरियर्स की शुरुआत हो गई। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी देर मत करें इसको और बढ़ने का इंतजार मत करिए। आप डॉक्टर से मिल करके अपने दांतों में मसाला भरवा लीजिए, आपकी समस्या ही रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तौकीर अंसारी जी का। सर, मेरे मसूड़ों से पस बहुत आता है, बहुत परेशान हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पायरिया और जिंजिवाइटिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। इसके लिए बेहतरीन तरीका है कि आप दांतों की सफाई करवाइए और जो डॉक्टर मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो करिए, खाइए। 2 बार आप टूथब्रश करिए, गुनगुने पानी में नमक मिला के कुल्ले करिए और बहुत सारे होम रेमेडीज हैं, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। हम मेरे चैनल पे जाइए, वीडियो सेक्शन में वहाँ पे मसूड़ों से संबंधित बहुत सारी समस्याओं के बारे में मैंने होम रेमेडीज बताए हैं। उन वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप धीरे धीरे देखिए, समझिए और उन्हें बताए गए उपायों को आप करिए। आपको बिल्कुल 100% रिलीफ मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको आज लगभग 10 क्वेश्चन कवर किए, आप लोगों के द्वारा पूछे गए। यदि आपको भी कोई और डाउट है तो मुझे फटाफट क्वेश्चन करिए, कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट संडे को रात को 8 बजे फिर से सारे सवालों के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।